वेलकम एवरीवन, वी आर बैक। पूरा पेपर आगे सॉल्व करते हैं। अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹100। ठीक है, 10% वाले डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपए की, उसकी फेस वैल्यू है ईच एट ₹80। फेस वैल्यू 100 रुपए है बट इशू वैल्यू क्या है, ₹80 है। मतलब 20 रुपए क्या जा रहा है, डिस्काउंट जा रहा है। रिडम्पशन मतलब ये रिडीमेबल वाले होंगे, पैसा वापस करेगा। एट ₹100 आफ्टर 4 years। तो इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार हो रहा है। यहाँ पे इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन के समय आप पूरा पैसा दे रहे हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इफ टैक्स रेट इज 50%। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेते हैं इसका। KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, फिर आ जाएगा प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन वाली, माइनस हो जाएगा इसमें नेट प्रोसीड्स, यानी आपने कितने में उसको इशू किया था, डिवाइडेड बाय लाइफ, होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला है जब रिडीमेबल डिबेंचर आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उसका कॉस्ट पता करने के लिए। इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, चलो भैया एंटम लिख लेते पहले। सबसे पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट। टैक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 50%। रिडम्पशन वैल्यू ₹100। नेट प्रोसीड्स मिला कितना था हमको, ₹80। 80 रुपए का 10%, जी नहीं, जो उसकी फेस वैल्यू है उसका 10%। ठीक है, यानी कि 100 का 10% निकाल देंगे, दैट विल बी ₹10। और बचा लाइफ, तो लाइफ दिया है क्वेश्चन में 4 years। फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। इंटरेस्ट हो गया 10, 1 माइनस 50% प्लस रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे 100 रुपए माइनस ₹80 डिवाइडेड बाय लाइफ, यानी कि 4 साल इंटू 100। रिडम्पशन वैल्यू 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10 इंटू 50/100। ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 50/100, 0 0 कैंसिल हो गया, प्लस ये हो जाएंगे 20/4, 4 1 सा 4 5 सा, होल डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 2, और ये 90 इंटू 100। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 5 1 सा 5 प्लस अगेन 5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 10/90 इंटू 100। ये आगे आ जाएगा 100/9। अब 9 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो आ गया 99, मतलब 99 से कट सकता है ना। ठीक है, तो 11, उसके बाद क्या बच गया 1, यानी डेसिमल की जरूरत पड़ जाएगी। हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, 11.11%। यू कैन अगेन गो थ्रू दिस कंप्लीट फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102। If a firm has a degree of operating leverage DOL 2.8, it means degree of operating leverage यहाँ पे दे दिया है। If sales decrease by 1%, earning before interest and tax will rise by 2.8। अच्छा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये समझ लीजिए। ऑपरेटिंग लिवरेज, दो लिवरेज होते हैं, एक ऑपरेटिंग होता है, फाइनेंशियल होता है। ऑपरेटिंग आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे बात करता है, और जो फाइनेंशियल होगा वो फाइनेंस यानी पैसा पे बात करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग का रिलेशन किससे हो जाएगा, सेल्स से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, क्योंकि आप ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप इंटरेस्ट और टैक्स की बात नहीं करेंगे, इंटरेस्ट और टैक्स का पैसा नहीं काटेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप आगे की बात है। ठीक है, अगर सेल्स बढ़ेगा, अगर सेल्स बढ़ेगा तो आपका EBT बढ़ेगा। सेल डिक्रीज होगा तो EBT कैसे बढ़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। अर्निंग आपकी कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि आप तो अर्निंग सेल्स से ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन का काम है, चाहे आपकी गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो। जितना ज़्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका अर्निंग बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये हो नहीं सकता। इफ EBIT इंक्रीज बाय इतना, द अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज बाय 1%। अर्निंग पर शेयर, शेयर यानी फाइनेंस की बात कर दी आपने, और हम यहाँ पे किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इफ सेल इंक्रीज बाय 2.8%, सेल अगर 2.8 से बढ़ेगा, द EBIT विल इंक्रीज बाय 1%। कैसा हो सकता है? अगर आप सेल्स बढ़ाएंगे 2.8% से और EBIT 1% से बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब हम सेल्स बढ़ाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, वो तो वेरिएबल पड़ता है, वहां पे तो वेरिएबल पड़ता है, मतलब अर्निंग का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए ना, अर्निंग का परसेंटेज या प्रपोर्शन जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी लॉजिक में नहीं सेट हो रहा है। इफ सेल राइज बाय 1%, EBIT विल राइज बाय 2.8%। जी हाँ, सेल जब आप 1% से बढ़ाएंगे तो वहां पे आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, साथ में प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगा ना, और बल्कि बढ़ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपका और कम हो जाएगा इससे। सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, वर्क कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। क्या है वर्क कैपिटल? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो रटा हुआ है हमें, जब से रेशियो पढ़ा है तब से यही कहानी चल रही है। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, एसेट्स हमेशा आगे होगा, लाइबिलिटी पीछे रहेगी। एसेट्स अच्छे होते हैं इसलिए आगे रहेंगे, लाइबिलिटी बुरी होती है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। इफ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड इज 30 डेज, रॉ मटेरियल आप 30 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। कन्वर्जन पीरियड इज 45 डेज। कन्वर्जन मतलब प्रोडक्शन, आप जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस वाला कुछ काम करेंगे ना, उसमें वैल्यू एडिशन वाला जो काम होगा, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जन, उसमें वैल्यू ऐड करेंगे आप। जैसे आलू लेकर आए हैं तो उसके चिप्स बनाएंगे पीसेस में स्लाइस करके, उसको बेक करके बढ़िया चाट मसाला सब लगा के, ठीक है। तो ये कन्वर्जन पीरियड के लिए आपको लगता है 45 डेज। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इज 20 डेज, आप उसको 20 दिन तक स्टोर करेंगे। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज 40 डेज। रिसीवेबल कलेक्शंस, आपका जो भी इधर उधर पैसा अटका है जो आप सेल कर रहे हैं, तो कलेक्शन पीरियड आपने 40 डेज दे दिया। एंड क्रेडिटर्स अलाउ 50 डेज क्रेडिट, क्रेडिटर आपको 50 दिन का क्रेडिट अलाउ करता है। देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? क्या होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सब आइटम को जोड़ देना है, सारे आइटम को ऐड कर देना है, और ये क्रेडिटर को एक्सक्लूड कर देना है। क्रेडिटर को वहां पे एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि क्रेडिटर को हम पैसा पेमेंट करेंगे ना, ये तो हमारा कमाने का तरीका हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस है, आपने जिस दिन रॉ मटेरियल खरीद के लाया, रॉ मटेरियल वहां से लेके पैसा आने तक का जो था वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल था। आपको तुरंत पैसा नहीं मिला, आपने यहाँ सेटअप लगाया, रॉ मटेरियल लाया, उसको प्रोसेस किया, पैक किया, स्टोर किया, फिर आपने मार्केट में जाके सेल किया, फिर आपने मनी रियलाइज किया, कैश, ठीक है। मतलब आपने जो पैसा लगाया था वो पैसा को घूम के आने में इतने दिन का टाइम लग गया, तो क्रेडिटर को यहाँ पे क्या करना है? आउट करना है। 30 + 45, ये हो गए 75। 75 में 20 रुपये और जोड़ देते हैं, 95। 95 में 40 रुपये जोड़ देंगे, 135। अब इस 35 में ये 50 रुपये क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे, दैट इज 85 days. A survey was done among the friends, relatives, and neighbors to know their preference for a particular brand of cold drink. This is an example of judgment sampling, stratified sampling, cluster sampling और convenience sampling. तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होते हैं वो आप एक जजमेंट फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से आप सैम्पलिंग लेना स्टार्ट करते हैं और फिर सैंपल पे आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए जो जजमेंट लिया था वो ट्रू है या फॉल्स है। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये पहले ग्रुप करता है, ठीक है, कि हमको ये हमारा चेक करने का है, तो हमको इस एज ग्रुप के लोग चाहिए, हमको ये वाले, मतलब वो अपने फेवरेबल पॉइंट्स लगा देता है, उसके हिसाब से वो सैम्पलिंग करता है, रैंडम नहीं करता जाके उठा लिए, नहीं, उसके टर्म्स है भाई, आप कम से कम इतने पढ़े लिखे हैं तो ही हम आपको सैंपल में लेंगे, आपका ये एज ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब जो सैंपल्स लिए हैं उसको ग्रुप करेगा, ठीक है, जो इसमें डिफरेंस समझिएगा। स्ट्रेटिफाइड में आप पहले ग्रुप कर रहे हैं, फिर आप सैंपल उठा रहे हैं उसको सूटेबल, अब आप यहाँ पे जो क्लस्टर है उसमें आपने रैंडम एक ग्रुप ले लिया, लोग ले लिया और उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया नेचुरली, आप इसे कुछ वो नहीं लगा रहे, फिल्टर्स नहीं लगा रहे हैं। रही बात कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब आप के आराम से, ठीक है,
जैसे मेंशन अपने सुविधा अनुसार, आपने भी सुविधा अनुसार आपके फ्रेंड आपको इजीली मिल गए, रिलेटिव घर बैठे थे तो आपने पूछ लिया, पड़ोसी के यहाँ शाम को घूम रहे थे, छत पे थे, आपको मिल गए, आपने क्या कर लिया, पूछ लिया उनसे 4 बातें। तो ये हो गया कन्वीनियंस, मतलब आपने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, ना ही आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह जनरेट करने की कोशिश की, मिनिमम एफर्ट और मिनिमम कॉस्ट में आपने डाटा कंप्लीट किया। सो कन्वीनियंस सैपलिंग। नेट वर्थ 20 लाख, डेप्ट इक्विटी रेशियो 4:1, interest rate 10%, earning before interest and tax that is EBIT 15 लाख है, then find the financial leverage. Okay, come let's solve. So financial leverage इसका फॉर्मूला है EBI और T डिवाइडेड बाय EBT। क्वेश्चन में EBIT दिया है 15 लाख, ठीक है, लिख दिया। अब ये EBT, इन दोनों में I का डिफरेंस है और I का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है, मतलब जब आप EBIT में इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको EBT मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हमको पता है इंटरेस्ट रेट कितना 10% है, पर इंटरेस्ट लगता किस पे है, डेप्ट पे या इक्विटी पे, इंटरेस्ट लगता है डेप्ट पे, पर हमको डेप्ट की वैल्यू ना देके नेट वर्थ दे दी गई है, तो पता लगाना पड़ेगा। सो डेप्ट हो जाएगा हमारा नेटवर्थ इनटू डेप्ट इक्विटी रेशियो है, नेटवर्क है 20 लाख रुपए और ये रेशियो है 4/1, ये हो गए 80 लाख, तो डेप्ट की वैल्यू कितनी होगी 80 लाख। अब जो इंटरेस्ट होगा वो इसी डेप्ट के ऊपर होगा, इसी 80 लाख के ऊपर होगा, 80 लाख का 10% हो गया 8 लाख रुपए, इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई 8 लाख। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। EBIT हो गया 15 लाख और EBT हो जाएगा, ये चला गया 7 लाख रुपए, सारे शून्य गायब हो जाएंगे, 7 1 जा 7 2 जा, तो 2 से शुरू हो रहा है यही डिजिट, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा, 1 में पॉइंट लगा देंगे तो वो 7 1 जा जाएगा, फिर बचा कितना 3, पॉइंट लग जाएगा 0, तो 7 4 सा 28, सो 2.143, दिस इज गोना बी द करेक्ट आंसर हियर। Next one. In probability, if 3 events A, B and C are mutually exclusive with A 0.3, probability B है 0.4, probability C है 0.2, then what is A, B, C? इनकी probability क्या होगी? अब जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, वो ये कहते हैं कि ये म्यूचुअली है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये म्यूचुअल है, सब सही सॉर्ट अपने अपने कोने में जा रहे हैं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप नहीं कर रहे हैं मतलब शून्य है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस इनका यहाँ पे क्या है, शून्य आता है। While studying MSME companies, a researcher divided firm into manufacturing, trading, and service sector, and then selected samples randomly from each group. मतलब जो रिसर्चर है उन्होंने पहले ग्रुप बना दिया, अब उस ग्रुप में से वो रैंडम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, अभी हमने ऊपर में देखा था, ठीक है, एक तो स्ट्रेटिफाइड है और दूसरा क्लस्टर है, इन्हीं के बीच में समस्या आएगी यहाँ पे। जो स्ट्रेटिफाइड है ये कहता है कि पहले ग्रुप बनेगा, पहले ग्रुप बनेगा फिर उस ग्रुप से रैंडम उठाया जाएगा, ठीक है। वेयर जो क्लस्टर है वो कहता है कि पहले रैंडम आदमियों को उठा के लाया जाएगा और फिर उनका नेचुरली ऐसे ग्रुप बना दिया जाएगा और उसके बाद उस पर स्टडी की जाएगी। सो दिस इज मोर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। 109, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, क्या है, ऑडिटिंग करना, लीगल कंप्लायंस का काम है, जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन, देखिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर टू डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय, ये क्वेश्चंस आते हैं ना, मेक और बाय, इसको हमें बनाना चाहिए खरीदना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आपकी साइकिल बनाने की कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि टायर आप बनाएंगे या खरीद के लाएंगे, सीट कवर आप बनाएंगे या खरीद के लाएंगे, जो साइकिल के हैंडल में बेल लगता है वो बेल आप बनाएंगे या खरीद के लाएंगे, तो मेक
और बाय ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर करता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अ डिजिट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम डिजिट्स मार्क्ड फ्रॉम 1 से लेके 50 तक। 1 से लेके 50 तक पूरी गिनती लिख दी गई है। What is the chance that it is a digit divisible by 2, 3 और 10? क्या चांस है कि वो इनसे डिविजिबल होंगे? ध्यान देने वाली बात है कि बीच में लगा है ओ आर और बीच में लगा है ओ आर और मतलब जो 2 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 16 आता है तो 16 ना तो 3 से डिविजिबल है ना 10 से। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो आपको पता लगाना है और आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। आई विल टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, स्टे ट्यून।